बाबा साहब की आत्मा भी कहीं देखती होगी तो रोती होगी, क्योंकि आज हर दलित के वजूद पर, उसके अस्तित्व पर कुठाराघात हो रहा है। और ये कुठाराघात कहीं और से नहीं, वहीं से हो रहा है जहां से उनके वजूद का, उनके अस्तित्व का संरक्षण होना चाहिए। वही विचारधारा है जो बाबा साहब की विचारधारा के ठीक विपरीत खड़े होकर के पिछले 11 वर्षों से इस देश को चला रही है। निर्णय लिए जाते हैं उन स्थानों पर, आरएसएस और भाजपा ने किस तरह से वहां पर कब्जा करके मनुवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। क्या सरकार का संरक्षण हासिल है इन सब अपराधियों को? क्या समानता की बात इस देश में बीते दिनों की बात हो चुकी है? मोदी का अमृत काल वास्तव में दलितों का शापित काल है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो की जा रही है, उसका उद्देश्य है बाबा साहब का स्मरण करना, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, अपनाया था। ये जो निर्णय था, ये एक पल में लिया गया, एक दिन में लिया गया निर्णय नहीं था। लेकिन जब ये निर्णय ले लिया गया तो ये भारतीय इतिहास का, हर दलित के अस्तित्व का एक बहुत अहम पन्ना बन गया। आज 14 अक्टूबर 2025 को ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है बाबा साहब को स्मरण करना। हर एक दलित को बाबा साहब की और ज़्यादा याद इसलिए आती है क्योंकि आज हर दलित के वजूद पर, उसके अस्तित्व पर कुठाराघात हो रहा है। और ये कुठाराघात कहीं और से नहीं, वहीं से हो रहा है जहां से उनके वजूद का, उनके अस्तित्व का संरक्षण होना चाहिए था। जिस सरकार को, जिन अथॉरिटीज़ को संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी थी, आज उन्हीं के निरीक्षण में, उन्हीं की देखरेख में एक के बाद एक दलित, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे वो कोई गरीब हो या इस देश का मुख्य न्यायाधीश हो, उसे न सिर्फ भेदभाव का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो जो भेदभाव करने वाले लोग हैं उनकी वकालत भी की जाती है, उन्हें संरक्षण भी दिया जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है आज इस देश को ये बताना कि पिछले 11 साल से कौन सी सोच, कौन सी विचारधारा इस देश पर काबिज है, सत्ता पर काबिज है। न शूद्राय मतिम दद्यान नोच्छिष्टम न हविष्कृतम न चास्योपदिशेद धर्मम न चास्य व्रतमादिशेत। ये जो मैंने पंक्तियां अभी आपके सामने पढ़ी, इनका अर्थ भी मैं ज़रूर बता देना चाहती हूँ। इनका अर्थ ये है कि कोई भी सवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी शूद्र को न कोई एडवाइस देगा, न कोई सुझाव देगा, न अपनी जूठन देगा, न खाने को खाना देगा, न उसे कानून या किसी भी तरह की जानकारी के योग्य समझेगा, क्योंकि वो है नहीं। और इसके बाद और इससे पहले बहुत सारी इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो मनुस्मृति में समाहित हैं। और ये वही विचारधारा है जो बाबा साहब की विचारधारा के ठीक विपरीत खड़े होकर के पिछले 11 वर्षों से इस देश को चला रही है। इस देश के हर दलित के अधिकारों पर आघात कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि चाहे वो कोई आईपीएस अधिकारी ही क्यों ना हो या फिर किसी गांव में रहने वाला हरिओम वाल्मीकि क्यों ना हो, उसे अपने अधिकारों का, जो संविधान गारंटी करता है, कोई अधिकार नहीं है। उसे उसके अधिकारों से कैसे वंचित रखा जाए, लगातार इस देश के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। और सुनिश्चित करने वाले इस देश के जो सबसे ऊंचे पायदान है वहां पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आज ये बाबा साहब की आत्मा भी कहीं देखती होगी तो रोती होगी। आज का ये दिन, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के रूप में स्मरण करते हैं, और ये हर दलित के लिए बेहद एक संजीदा दिन है, बेहद संवेदनशीलता का विषय है। आज के दिन ये याद करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अक्टूबर का महीना जैसे ही शुरू हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि 2 अक्टूबर को हरिओम वाल्मीकि नाम का 38 वर्षीय युवक, जिसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, जिसे बेरहमी से पीट पीट के मार दिया गया रायबरेली के अंदर, जो इस देश के नेता प्रतिपक्ष
की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। उसे न सिर्फ मार मार कर पीट दिया गया, मगर मरते मरते जब उसने राहुल गांधी जी को याद किया और ये कहा कि राहुल जी अपने संरक्षण में उसने जब नाम लिया तो उसे ये भी बताया गया कि तुम्हारे जो राहुल जी हैं वो तो बाबा लैंड में हैं, हो सकता है योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे होंगे वो शायद। उसके बाद 6 अक्टूबर, बहुत दूर नहीं, चंद दिनों के बाद 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो इस देश के पहले बौद्ध न्यायाधीश भी हैं, ये बात सबको स्मरण रहनी चाहिए कि वो न सिर्फ इस देश के द्वितीय दलित न्यायाधीश हैं, बल्कि इस देश के प्रथम बौद्ध न्यायाधीश हैं। और आज के दिन, जिस दिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उस दिन इस बात को सोच करके दिल पसीजता है, गुस्से से भी भर जाता है कि कैसे हिम्मत हुई किसी वकील की, खुद 70 वर्षीय वकील, कि वो सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर के झूठा फेंकने की कोशिश करें इस देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर। सवाल आज उठता है इस देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों के साथ इत्तेफाक रखने वाले हर उस दिल में जो इस लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखता है कि क्या ये इससे पहले, इसके बाद किसी सवर्ण न्यायाधीश के साथ किया जा सकता था? क्या अगर यही कृत्य किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति ने, किसी और सवर्ण सीजेआई के रहते हुए, जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते हुए, जस्टिस ठाकुर के रहते हुए, किसी भी सवर्ण न्यायाधीश के रहते हुए अगर यही कृत्य किया होता, तो क्या उस समय हमें इस देश के मीडिया के अंदर हाहाकार नहीं दिखता? इस देश की सरकार की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से क्या ऐसे ही रिएक्शंस आते, ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आती जैसी आज हम देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 9 अक्टूबर 2025, 6 अक्टूबर के 3 ही दिन के बाद 9 अक्टूबर को फिर से एक दर्दनाक हादसा हम सब के सामने आया और हम सब आज तक भी उस हादसे को लेकर के सबका दिल दर्द से भरा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय ने आज तक वाई पूरन कुमार, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, एडीजीपी थे हरियाणा में, खुद को गोली मार करके हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ये बताया उन्होंने कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव हुआ, हर स्तर पर भेदभाव हुआ। उन्हें जो गाड़ी दी गई उसमें भेदभाव हुआ, उन्हें अपने मृत्युशैया पर लेटे हुए पिताजी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, छुट्टी नहीं लेने दी। और उन्होंने बताया 2020 के बाद से किस तरह से ये भेदभाव वाई पूरन कुमार जी के साथ बढ़ता चला गया। आज ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा मन दर्द से भरा हुआ है जब हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपनी व्यथा 8 पन्नों के सुसाइड नोट में बताकर गए। और उसमें उन्होंने ये बताया कि 2020 से मंदिर में जाने तक के लिए उनको प्रताड़ित किया गया। उन्होंने अपने 8 पन्नों के सुसाइड नोट में ये मांग रखी कि ये उन्होंने बताया कि मैंने बार बार मांग रखी, बार बार रिप्रेजेंटेशंस दिए। उनमें ये कहा कि सभी अफसरों के लिए, सभी आईपीएस अफसरों के लिए जो पीपीआर रूल्स हैं, जो वर्शिप रूल्स हैं, वो एक समान होने चाहिए। समानता की गुहार लगाता हुआ ये देश की सेवा में खड़ा हुआ एक सच्चा देशभक्त, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दलित आईपीएस ऑफिसर था, उसे अपनी प्राणों की बलि देनी पड़ी 9 अक्टूबर को। और उसके बाद कल 13 अक्टूबर को लखनऊ के बंथरा क्षेत्र में 16 वर्षीय एक दलित युवती के साथ एक बहुत ही भयानक, खौफनाक गैंगरेप की वारदात सामने आई। लखनऊ क्षेत्र के बंथरा में वो युवती, उसका अपराध क्या था? एक तो वो दलित युवती थी, ये उसका अपराध था। और दूसरा अपराध ये कि वो अपने पुरुष साथी के साथ एक आम के बाग के पास घूम रही थी, तो 5 लोगों ने उस पर हमला किया। और उस वारदात की और डिटेल्स अभी तक हमारे सामने आनी बाकी हैं। लेकिन ये जो जघन्य अपराध हैं, पिछले 11 वर्षों से अपवाद नहीं रहे इस देश में। आज बाबा साहब की बहुत याद इसलिए आती है हर दलित को, हर दलित बेटी को, हर दलित आईपीएस आईएएस अफसर को, हर दलित वर्ग से आने वाले उस व्यक्ति को जिसने सक्षम होने का प्रयास किया है,
जिसने अपनी मेहनत से न कि किसी की खैरात में दी हुई रोटी कमाई है, लेकिन भेदभाव का सामना करते हुए उसे अपने कभी प्राणों की आहुति देनी पड़ी है, कभी अपने मान सम्मान की आहुति देनी पड़ी है। और ऐसी ही कुछ घटनाएं सिर्फ इस साल के शुरुआत से अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च के 2025 में बिहार के गोपालगंज में 80 वर्षीय दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। अप्रैल 2025 में राजस्थान के सीकर में एक दलित युवक के साथ शराब की बोतल से यौन उत्पीड़न किया गया। उसी महीने के अंतराल में बरेली के एक क्षेत्र में एक मूक बहरी दलित लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके निजी अंगों को जलाकर राख कर दिया गया। और ऐसी भयानक तस्वीरें सामने आई कि जिनका विस्तार भी नहीं किया जा सकता, करना अच्छा भी नहीं लगता, जिनके बारे में सोचना भी दुखद है। 19 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश में एक दलित युवक की हत्या उसके सवर्ण ससुराल वालों ने कर दी। 29 सितंबर, उसके थोड़े ही दिनों के बाद राजस्थान के जोधपुर में एक दलित छात्र पर भाजपा नेता का स्वागत न करने पर हमला किया गया। 4 अक्टूबर 2025 को गुजरात में एक दलित मजदूर को मंदिर में प्रवेश करने पर पीटा गया। और ये जो फहरिस्त है यहीं ना यहाँ से शुरू हुई थी ना यहाँ रुक जाती है। आज का ये जो दिन है, इन घटनाओं को याद करते हुए ये सोचने का दिन है कि क्यों इस देश की सरकार क्यों सुध नहीं लेती उस भेदभाव की जो इस देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, उनके देखरेख में आज बढ़ता ही जा रहा है। और जाहिर है क्यों नहीं लेती, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बताया और बार बार बताते हैं, इस देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार ये बताते हैं कि किस तरह से इस देश की सभी अथॉरिटीज पर, सभी जहां जहां से निर्णय लिए जाते हैं उन स्थानों पर आरएसएस और भाजपा ने किस तरह से वहां पर कब्जा करके मनुवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया है। चाहे वो युवतियों के साथ बलात्कार हो, युवकों का शोषण हो। हमने कल भी एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में सुना, पवन जी ने आप सब लोगों को ब्रीफ भी किया था। इन सब वारदातों को देखते हुए मन विचलित होता है, ये सोचने पर मजबूर होता है कि बाबा साहब के विचारों वाले इस देश में, बापू गांधी के इस देश में, बाबा साहब जहां भेदभाव का सामना करके खुद एक काबिल वकील बने और इस देश का संविधान रच गए, उस देश में आज 14 अक्टूबर को उनके धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के दिन ये दिल सोचने पर मजबूर होता है कि क्यों सरकार की चुप्पी है। क्या सरकार की स्वीकृति हासिल है इन सब अपराधियों को? क्या सरकार का संरक्षण हासिल है इन सब अपराधियों को? क्या समानता की बात इस देश में बीते दिनों की बात हो चुकी है? क्या मोदी का अमृत काल वास्तव में दलितों का शापित काल है? ये सब बातें आज उस सरकार से, जिनके पूर्वजों ने 1949 में आरएसएस ने इसी प्रदेश के दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूंकने का काम किया था। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लेकर आने वाले थे। उन बाबा साहब की विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं आज ये पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, इस देश के गृह मंत्री से, कि क्यों नहीं वो जाते वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने? क्यों उन्हें भरोसा नहीं दिलाते कि ये सरकार दलितों के खिलाफ या किसी भी इस देश के नागरिक के खिलाफ होने वाले भेदभाव में उनके साथ खड़ी है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत देर कर दी थी इस देश के मुख्य न्यायाधीश, जो इस देश के पहले मुख्य न्यायाधीश हुए और दूसरे दलित न्यायाधीश हुए, उनसे बात करने में क्यों बहुत देर कर दी थी? क्यों इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लगता है जब दलित की प्रताड़ना की बात आती है? क्या ये दलित का शापित काल है?